नमस्कार, मनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नई वीडियो में। मुगल वंश के विषय में अकबर की चर्चा चल रही थी। पिछले पार्ट में हमने अकबर के विषय में पढ़ा था, जिसमें बैरम खां और जो पर्दा शासन है उसके विषय में जानना था। आज हम अकबर के साम्राज्य विस्तार के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, पहली वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक है और लगभग 50 साल इसने शासन किया। मुगल वंश में चाहे उत्तरवर्ती मुगल हो या फिर पहले मुगल हो, उनमें सबसे लंबा शासन अकबर का ही रहा। 49 साल 11 माह 18 दिन, जिसे हम लगभग 50 साल कह सकते हैं, यानी कि आधी शताब्दी तक का अकबर का शासन रहा और एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार किया। अकबर के समय की अगर हम बात करेंगे, विश्व में कौन कौन शासक थे, तो इस समय विश्व में ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ का शासन था, फ्रांस में हेनरी चतुर्थ का शासन था और ईरान में शाह अब्बास का शासन था, जो अकबर के समकालीन प्रमुख शासक हैं। इनमें अकबर साम्राज्यवादी शासक है, तो अकबर का पहला अभियान मालवा पर हुआ था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। मालवा का जो अभियान है अकबर का, वो आदम खां के नेतृत्व में हुआ। आदम खां अकबर की धाई मां माहम अनंगा का पुत्र था। ठीक है, तो पहला अभियान जो हुआ है, आइए उसके विषय में देखते हैं। अकबर का पहला अभियान मालवा में हुआ और ये अभियान 1561 में हुआ था। तो आप ये भी याद रखना कि आजकल एग्जाम में क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रोनोलॉजी मींस कालक्रम विज्ञान, यानी कि जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें सीक्वेंस में लगाना। एक क्वेश्चन दे देगा, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई, इसे आप सीरीज में लगाइए। तो आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं, इसके लिए मैंने आपसे जो अकबर के समय के मुख्य अभियान है, मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे लिख दिए ताकि आप परेशानी ना हो। आप इसको नोट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, पहला अभियान मालवा अभियान 1561। बाज बहादुर यहाँ का शासक था। बाज बहादुर एक अफगान शासक था। बाज बहादुर को संगीत के क्षेत्र में काफी नॉलेज थी और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रूपमती। तो बाज बहादुर की एक पत्नी थी जिसका नाम था रूपमती। तो बाज बहादुर पर जैसे ही आदम खां ने अभियान किया था, तो आदम खां ने क्या किया, इस क्षेत्र को पूरी तरह से उजाड़ दिया और बाज बहादुर ये क्षेत्र छोड़ के भाग गया। लेकिन इसकी पत्नी रूपवती ने जब देखा कि अपनी इज्जत खतरे में है, तो इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अकबर को जब पता चला कि जो संपत्ति आदम खां ने लूटी है और वो अपने पास रख ली है, तो संपत्ति का हिस्सा लेने के लिए अकबर यहाँ पे जाता है। तो ध्यान रखना, जो अत्याचार हुए हैं यहाँ पे लोगों पे, उस अत्याचार के खिलाफ अकबर मौन है और वो संपत्ति का पैसा लेने के लिए यहाँ पे जाता है। इसके बाद मालवा क्षेत्र जो है उसमें आदम खां को हटाया जाता है और उसके बाद पीर मोहम्मद को यहाँ पे दूसरा सूबेदार बनाया जाता है। पीर मोहम्मद के समय बाज बहादुर ने दोबारा आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। वो नर्मदा नदी पार करते समय घोड़े पे से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीर मोहम्मद जिस समय घोड़े से गिरकर नर्मदा नदी में गिरा, उसे किसी ने बचाया नहीं था। अब ये आदम खां और पीर मोहम्मद अकबर की धाई मां माहम अनंगा के पुत्र थे। तो मैं आपको पेटीकोट शासन वाला जो पिछला पोर्शन में आपको बताया था, तो अकबर की इस नीति से उसे अपनी धाई मां और उसके पुत्रों से छुटकारा मिला था। तो यहाँ जो पीर मोहम्मद की मृत्यु हुई है, वो मृत्यु संदिग्ध है। हालांकि इस विषय में इतिहास मौन है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो इतिहास लिखा है वो अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल एक चापलूस व्यक्ति था। ठीक है, इसके बाद पीर मोहम्मद की मृत्यु के बाद यहाँ पे अब्दुल्ला उज़्बेक को नियुक्त किया गया था। तो ये अकबर का पहला अभियान था। इसके बाद अकबर का दूसरा अभियान गोंडवाना 1564 में हुआ। गोंडवाना कहाँ है जी? गोंडवाना ये मध्य भारत में स्थान है और ये स्थान गढ़कटंगा के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ वीर नारायण का शासन था। हालांकि वीर नारायण एक छोटा बच्चा है, क्योंकि दुर्गावती के पति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे वीर नारायण की संरक्षिका थी दुर्गावती, जो एक महान रानी हुई है, जिसने
अकबर के सामने युद्ध लड़ा, लेकिन पर्याप्त सेना न होने के कारण वो हारी और बाद में उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी। तो वीर नारायण दुर्गावती का पुत्र है और दुर्गावती यहाँ पे शासन चला रही है। दुर्गावती ने बाज बहादुर को भी पराजित किया था। आप ये भी ध्यान रखना है कि दुर्गावती ने बाज बहादुर को भी पराजित किया था। तो एक वीर स्त्री थी, लेकिन एक दुर्भाग्य के कारण इनकी मृत्यु हुई। खैर, तो ये जो क्षेत्र है, जो वीर नारायण का जो युद्ध हुआ है, यानी कि देखो यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान रखना है, संरक्षक का नाम नहीं आता, शासक का नाम आता है। तो यहाँ जो संरक्षक हैं वो दुर्गावती हैं और शासक जो हैं, क्योंकि छोटा लड़का है तो वो वीर नारायण है। तो आप ये स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि वीर नारायण छोटा था तो संरक्षिका दुर्गावती थी। युद्ध तो दुर्गावती ने किया है, लेकिन नाम चूंकि पुत्र को राजा बनाया गया था तो नाम पुत्र का होता है। तो जिस प्रकार से ऑप्शन होंगे उसी प्रकार से आपको इसमें टिक लगाना है, ये ध्यान रखना। इसके विषय में मैं आप पहले भी बता चुका हूँ। जल्द ही हम ऑब्जेक्टिव की भी एक सीरीज लेकर आएंगे और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके विषय में भी चर्चा होगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसके जो आजकल अपडेट डाटा एग्जाम आ रहा है उसके विषय में चर्चा होगी। खैर, तो ये चोरागढ़ का युद्ध था जिसमें दुर्गावती की हार हुई थी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखिए, इसके बाद आता है राजस्थान। इसके बाद आता है राजस्थान का नंबर। तो अकबर के द्वारा राजस्थान क्षेत्र को सबसे पहले जीता गया था। हालांकि इससे पहले सल्तनत काल में काफ़ी प्रयास राजस्थान को जीतने के लिए किए गए हैं, जिसमें 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान है या इससे पहले भी अभियान है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र सल्तनत काल में कभी भी विजित नहीं किया गया था। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, राजस्थान को और राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है उसे विजित करने का श्रेय अकबर को जाता है। लेकिन यहाँ पे महाराणा प्रताप का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता का भी स्वीकार नहीं की थी। उसके विषय में जल्द ही महाराणा प्रताप की एक वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको पूरा वर्णन बताऊंगा कि महाराणा प्रताप ने किस तरीके से हल्दी घाटी के युद्ध को जीता। क्योंकि आजकल इतिहासकारों में एक वक्तव्य है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें चंद्र प्रकाश शर्मा एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपनी राज प्रशस्ति, जो मेवाड़ की राज प्रशस्ति है, उसके माध्यम से ये रिसर्च प्रस्तुत की है कि ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, इसमें महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई थी। हालांकि यहाँ पे गोपीनाथ शर्मा का भी मैं वर्णन जरूर करना चाहूँगा। गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों पक्ष बराबरी पर है, यानी कि ये युद्ध अनिर्णायक था। जबकि छोटी किताब जैसे आप पढ़ते होंगे तो छोटी किताब में यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार दिखाई गई है। तो इसके विषय में एक अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी। खैर, अगर शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में जो साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति हुई, तो सबसे पहले आमेर जो है आज वर्तमान में जयपुर का जो क्षेत्र है ये आमेर है। यहाँ का राजा भारमल, इसका लड़का भगवान दास और मानसिंह। भारमल का लड़का भगवान दास और भगवान दास का लड़का मानसिंह। मानसिंह अकबर की सेना का सेनापति भी आगे नियुक्त किया था। तो भारमल ने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और ये पहला राजस्थान का शासक है या पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इसने बाद में अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ किया, जो हरखाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। हालांकि कुछ बुकों में यहाँ पे जोधाबाई नाम दिया गया है, तो जोधाबाई नाम नहीं है, जोधाबाई एक उपाधि है। तो उपाधि है ये, क्योंकि आगे जाके जब हम जहांगीर पढ़ेंगे तो जहांगीर की वाइफ का नाम भी आपको जोधाबाई मिलेगा। तो बहुत से कंफ्यूज हैं कि भाई ये इस तरीके से क्या है, तो ये उपाधि है, ये नाम नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लें अभी। खैर, तो भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। और अकबर जब अजमेर गया था, अकबर अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार गया है। ये राजस्थान पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी पूछा गया है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि राजस्थान पीसीएस के क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस या फिर जो दूसरे एग्जाम है उनमें से उठाकर रख दिए जाते हैं और पता नहीं होता फिर बच्चों को कि भाई क्या एग्जाम में आ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किताबों में मिलता नहीं है वो। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखना कि अकबर ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार वो आया था, जिसमें पहली बार जब वो आया तो राजा भारमल ने उसकी अधीनता स्वीकार की। इसके बाद
मेड़ता 1562 यहाँ का शासक जयमल है और ये अभियान सरफुद्दीन के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें मेड़ता ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसके बाद 1568 का मेवाड़ अभियान राणा उदय सिंह का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके विषय में थोड़ा मैं विस्तार से बताता हूँ। होता क्या है कि अकबर ने इस अभियान का नेतृत्व अकबर ने किया था, और मेवाड़ को जीतने का अकबर का उद्देश्य क्या था, इसके विषय में आप ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे आगरा और ऊपर दिल्ली है, पूरा मैप के लिए स्पेस नहीं है, मैं आपको पूरा मैप के माध्यम से भी दिखा दूंगा बाद में। तो समस्या ये थी कि ये क्षेत्र हमारा गुजरात है, और गुजरात पहले से ही व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र है, यहाँ से व्यापार होता था, जिसके कारण प्राचीन भारत में भारत सोने की चिड़िया भी कहलाता था। तो अकबर के समय की भी मैं आपसे चर्चा कर दूं। अकबर के समय गुजरात का एक व्यापारी है जिसका नाम है वीरजी वोहरा, इसके अलावा अब्दुल गफ्फार, ये गुजरात के प्रमुख व्यापारी थे। तो वीरजी वोहरा संसार का सबसे बड़ा, ध्यान रखना है आपको, संसार का सबसे बड़ा उद्योगपति है। इस समय विश्व का सबसे, मतलब जिस समय अकबर की बात कर रहा हूं मैं, उस समय की बात है, वर्तमान की बात नहीं है, जिस समय अकबर के शासनकाल की बात है। तो अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ा विश्व का उद्योगपति वीरजी वोहरा था। तो गुजरात क्षेत्र से काफी टैक्स वसूल होता था। 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान भी किया था, उसके विषय में भी अभी चर्चा होगी। तो अब गुजरात को जो अगर विजिट करना है तो उसका जो रास्ता है वो मेवाड़ के आसपास से होकर गुजरता था। और होता ये था कि मेवाड़ के जो लोग थे ये व्यापारियों को लूट लेते थे। तो अकबर ने, समस्या अकबर के सामने ये थी कि अगर मेवाड़ क्षेत्र नहीं जीता जाएगा तो गुजरात को भी जीतना पॉसिबल नहीं होगा। इसी उपलक्ष्य में अकबर ने 1568 में मेवाड़ अभियान किया। मेवाड़ का यहाँ पे राजा जो है वो उदय सिंह है, जो महाराणा प्रताप के पिता भी हैं। अब इनके विषय में भी कहा गया है, कर्नल टोड ने एक किताब लिखी है, एनस हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, संक्षिप्त में भी बता रहा हूं मैं आपको। तो इस किताब में वो कहता है कि उदय सिंह एक कायर व्यक्ति था, हालांकि ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि उदय सिंह कायर था। जैसे ही अकबर ने मेवाड़ पे अभियान किया तो उदय सिंह के जो सामंत थे उन्होंने उसे समझाया, क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले जिस समय शेर शाह का शासन था तो शेर शाह और बहादुर शाह ने भी मेवाड़ को जीतने का प्रयास किया था। तो समस्या थी, एक छोटी सी रियासत थी और ये बहुत बड़े शासक थे, तो इनके सामने इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ना पॉसिबल नहीं था। तो मैं उदय सिंह के सामंतों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए और हम इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास, मतलब इस क्षेत्र को हमारे पास आप छोड़ दीजिए। तो हुआ ये कि उदय सिंह यहाँ से चला गया और उन्होंने उदयपुर को राजधानी बनाया। और यहाँ के इस समय जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये जयमल और फत्ता सिंह के अधीन था। इस किले पर अकबर ने जीतने का अभियान किया, काफ़ी लंबा घेरा डाला रखा, लेकिन जब किला नहीं जीत पाया तो अकबर ने यहाँ पे 2 बारूद की सुरंग बनाई और उसके लिए साबत बनाई। अब साबत क्या है? साबत एक गुप्त सुरंग होती है जिसके माध्यम से किले के नीचे नीचे नींव में जाके और वहाँ पे बारूद रखा जाता है, जिसके माध्यम से किले की दीवार को ढाया जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन हुआ ये कि जब कई हजार टन, यहाँ पे याद रखना, कई हजार टन जब किले की दीवार में बारूद भरा गया और वो उड़ाई गई तो इसकी आवाज़ कई सौ मील तक सुनी गई, जिसमें किले के प्रमुख जो सैनिक हैं उनकी भी मृत्यु हुई और अकबर के जो सैनिक हैं उनकी भी मृत्यु हुई। लेकिन जयमल और फत्ता मल ने ये रातों रात दीवार पुनः बनवा दी थी। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक इस किले को घेरे रखा गया। लेकिन हुआ ये कि जब जयमल ये दीवार चिनवा रहा था तो अकबर ने रात के समय जयमल की गोली मार के हत्या कर दी थी। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो किले के अंदर 7 से 8 हज़ार सैनिक हैं वे सरेंडर कर देते हैं। लेकिन सरेंडर कैसे किया उन्होंने? ऐसे सरेंडर नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने जो वहाँ पे स्त्रियाँ थीं उन्हें जोहर करने के लिए कहा और किले के फाटक खोलने के बाद एक भीषण युद्ध हुआ। और उस भीषण युद्ध में क्योंकि मुगलों की सेना 30 से 40 हज़ार थी, इन 7 से 8 हज़ार योद्धाओं ने मुगलों की वो हालत की है
कि अबुल फजल ने लिखा है कि मैंने ज़िंदगी में आज तक इतना गंभीर या इतना ज़बरदस्त युद्ध नहीं देखा और मेरे पास इस युद्ध को वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। ये अबुल फजल लिखता है यहाँ पे। खैर, मेवाड़ अभियान हुआ और चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये अकबर के अधीन हो गया और उदय सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई। तो ये मेवाड़ अभियान था। इसके बाद रणथंबोर 1569, यहाँ पे सूरज नारायण राय हाड़ा और ये अभियान भगवान दास और अकबर के द्वारा किया गया था। इसके बाद मारवाड़ का जो क्षेत्र है वर्तमान में जोधपुर का जो क्षेत्र है मारवाड़ कहलाता है। 1570 का अभियान हुआ। यहाँ का शासक जो है वो चंद्रसेन है, ठीक है, और यहाँ का शासक चंद्रसेन है। इसने भी स्वेच्छा से ही अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, हर राय, राव कल्याणमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। कालिंजर अभियान हुआ। देखिए, ये जो अभियान है ये राजस्थान के अभियान है। यहाँ पे आप याद रखना है, ये अभियान राजस्थान के हैं और कालिंजर उत्तर प्रदेश में है। एक किला है कालिंजर। मैं आपको पहले भी वीडियो में शेरशाह वाली में बताया था कालिंजर अभियान के विषय में। तो यहाँ पे 1569 का अभियान हुआ। रामचंद्र यहाँ का शासक था। मजनू खां के नेतृत्व में अभियान हुआ और एक किला जीत लिया गया। इसके बाद गुजरात अभियान हुआ। गुजरात अभियान के विषय में मैं अभी बता ही रहा था आपको। गुजरात जीतने का मुख्य मकसद व्यापारी गतिविधि जो, क्योंकि गुजरात व्यापारी का बहुत बड़ा हब था और व्यापारियों से चुंगी प्राप्त होती थी जो एक साम्राज्य में धन प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन था। तो गुजरात विजय करना, व्यापार को अपने कंट्रोल में लेना, ये मुख्य कारण था अकबर का गुजरात विजय करने का उद्देश्य। हालांकि यहाँ पे हुआ क्या कि 1572 में जब अकबर ने अभियान किया तो मुजफ्फर खां द्वितीय का जो सेनापति था उसने खुद अकबर को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मुजफ्फर खां इस युद्ध में पराजित हुआ और बाद में मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। लेकिन जैसे ही मिर्जा अजीज कोका ने यहाँ व्यवस्था बनानी शुरू की तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह को दबाने के लिए अकबर स्वयं आता है। स्मिथ इस समय यहाँ अकबर की प्रशंसा करता है कि अकबर का जो दूसरा अभियान है बहुत तीव्रगामी अभियान था। ठीक है, बहुत तीव्रगामी अभियान था ये, क्योंकि अकबर मात्र 9 से 11 दिन में गुजरात पहुंच गया था। क्योंकि आगरा से गुजरात की दूरी काफी ज्यादा है, तो ये अभियान 9 से 11 दिन में बहुत तीव्रगामी अभियान इसको स्मिथ बोलता है। मुजफ्फर खां मोहम्मद हुसैन मिर्जा को अकबर ने पराजित किया और इस प्रकार अकबर ने गुजरात विजय की। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने 1572 में बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो 1601 की असीरगढ़ की विजय के बाद उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आगे अकबर ने काफ़ी अभियान किए, तो आने वाले जो अकबर के अभियान हैं वे आपके बोर्ड के सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि अकबर के काफ़ी अभियान हैं, क्योंकि एक साम्राज्य प्रवर्ती का शासक था। तो अगर आप बड़े एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस के किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है। तो बंगाल और बिहार अभियान 1574 में हुआ। हालांकि बंगाल और बिहार का विलय जो है 1576 में किया गया था। यहाँ का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां, क्योंकि अफगानों का पूर्ण रूप से पतन नहीं हुआ था पानीपत के युद्ध के बाद भी। तो अंतिम अफगान जो है यहाँ दाऊद खां था और ये अभियान मुनीम खां के नेतृत्व में किया गया। और इसके बाद जहांगीर के समय, आप याद रखना है, इसके बाद जहांगीर के समय अफगानों को उमरा वर्ग में शामिल किया गया था। उमरा मतलब जो एक अधिकारी हैं, उस वर्ग में अफगानों को फिर मुगल सेना में शामिल कर लिया गया था। तो अकबर के समय अंतिम अफगान जो था वो है दाऊद खां, और बंगाल और बिहार का जो विलय हुआ है वो 1576 में हुआ, लेकिन ये अभियान 1574 में हुआ, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा काबुल अभियान, देखिए काबुल अभियान काफी इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि स्मिथ यहाँ पे कहता है कि अकबर का जो शासन काल है उसका जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ष है, मतलब अकबर का जो सबसे कठिन दौर है वो 1581 का था। अकबर का सोतेला भाई था हाकिम मिर्जा।
हाकिम मिर्जा ने कुछ उलेमाओं के प्रभाव के में आके अकबर के विद्रोह किया था और इस विद्रोह को मान सिंह और अकबर ने स्वयं दबाया। हालांकि अकबर यहाँ हाकिम मिर्जा को माफ करता है, लेकिन वो हाकिम मिर्जा को हटा के उसकी बहन बख्तुनिसा को मुगल सूबेदार बनाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बख्तुनिसा पहली महिला मुगल सूबेदार थी। अब सूबेदार कौन है? प्रांतों के प्रमुखों को, जैसे आज गवर्नर है इस तरीके से, तो प्रांतों के प्रमुखों को सूबेदार बोला जाता था। तो आप याद रखेंगे 1581 अकबर के समय का सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ष या सबसे कठिन दौर है और हाकिम मिर्जा इसका सौतेला भाई है और हाकिम मिर्जा की बहन बख्तुनिसा को अकबर ने काबुल का सूबेदार बनाया। मुगल काल में पहली महिला सूबेदार कौन थी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बख्तुनिसा थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अच्छी तरीके से नोट जरूर करें। इसके बाद कश्मीर अभियान 1586 यूसुफ खां, कासिम खां के नेतृत्व और भगवान खान के नेतृत्व में हुआ है। आप देखिए इतने सारे अभियान याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको खास बता दूं, इसमें कश्मीर अभियान इंपॉर्टेंट है, सिंध अभियान इंपॉर्टेंट है, कांधार अभियान इंपॉर्टेंट है, खानदेश अभियान इंपॉर्टेंट है और अहमदनगर और असीरगढ़ अभियान ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ अभियान था। अकबर के समय का जो अंतिम अभियान है वह असीरगढ़ अभियान है, 1601 में हुआ है। आप मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, असल में क्या था, अहमदनगर से समझौता हो गया था। यहाँ पे मैंने लिखने का मेन कारण ये है कि अहमदनगर का इस समय जो शासक है वो छोटा बच्चा है, लेकिन चांद बीबी के नेतृत्व में ये अहमदनगर से मुगलों की संधि हो गई थी, चांद बीबी के नेतृत्व में। तो चांद बीबी की बाद में हत्या कर दी गई थी, तो इस वजह से पर्टिकुलर शासक का मैंने यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखा है। और असीरगढ़ अभियान 1601 में वीरन बहादुर के समय हुआ। यहाँ किसी शासक का नाम ना लिखने का मेन कारण ये है कि असीरगढ़ का जो किला है अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। एक दुर्गम किला था ये, जो आप यहाँ देखिए, ये जो किला है, ये जो किला है ये नर्मदा और ताप्ती नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ देखिए आप, नर्मदा और ताप्ती नदी, देखिए मैप बनाने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, नर्मदा और ताप्ती नदी के जो बीच का क्षेत्र है ये खानदेश कहलाता था और यहीं पे असीरगढ़ का किला था। एक दुर्गम किला, एक अजय किला माना जाता था, जिसे जीतना काफी दुर्गम था। जब अकबर पे किला नहीं जीता गया तो उसने ये रिश्वत देकर किला जीता था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि असीरगढ़ अभियान जब अकबर ने, कहा जाता है कि ये जो किला जीता है और जीतने के बाद इस किले की जो पूंजी यानी कि जो चाबी हैं वे सोने की बनवाई गई थी और उसके माध्यम से इसे खोला गया है। असीरगढ़ अभियान को विजित करने के बाद अकबर ने बाज की मुद्रा वाले सिक्के जारी किए थे। तो ये आप याद रखेंगे, असीरगढ़ अभियान के बाद अकबर ने बाज वाली मुद्रा जो है वे प्रचलित की थी। अब इसके बाद अकबर के अभियान क्यों नहीं हुए? क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। असल में क्या, जिस समय असीरगढ़ अभियान चल रहा था, असीरगढ़ अभियान के समय ही अकबर के लड़के जहांगीर, जिसके बचपन का नाम सलीम था, उसने विद्रोह किया था। तो असीरगढ़ अभियान के बाद अकबर को वापस लौटना पड़ा और इसके बाद उसके समय कोई अभियान नहीं हुए, क्योंकि सलीम यानी कि जहांगीर ने समस्या पैदा कर दी थी और 1605 में फिर अकबर की मृत्यु हुई। तो अगले टॉपिक में हम अकबर की धार्मिक नीति, अकबर के समय के होने वाले विद्रोह और अकबर के जो प्रमुख फैक्ट हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।